स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर एसओपी। एसओपी क्या होता है? एक रिटन प्रोसीजर होता है फॉर एनी प्रोसेस और सिस्टम के लिए जो कि हम फॉलो करते हैं ड्यूरिंग द ऑपरेशन ऑफ एनी सिस्टम और इक्विपमेंट को। कुछ भी हम एक्टिविटी कर रहे हैं, ऑपरेशन कर रहे हैं, कोई भी इक्विपमेंट को ऑपरेट कर रहे हैं, तो उस टाइम पे जो भी हम प्रोसीजर फॉलो करते हैं वो एसओपी के थ्रू ही करते हैं। ठीक है, एक तो ये होगी एसओपी की डेफिनेशन। दूसरी है एसओपी इज अ सेट ऑफ स्टेप बाय स्टेप रिटन इंस्ट्रक्शन डिस्क्राइबिंग हाउ टू परफॉर्म ए रूटीन एक्टिविटी। ये क्या होती है? स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन एसओपी में हमें हमें कि हमें अपनी रूटीन एक्टिविटी को कैसे परफॉर्म करना है। कोई भी हम काम कर रहे हैं उसकी एक्टिविटी को हमें कैसे परफॉर्म करना है, उस एसओपी में स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर दिया होता है। ठीक है, जैसे कि आप मान लो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में एंट्री कर रहे हो, हम एंट्री से लेके एग्जिट तक की बात करते हैं। जब एंट्री कर रहे हो आपको फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में कैसे एंट्री करना है, उसके बाद आपको अपना बैग कहाँ रखना है, चेकिंग कहाँ करनी है, चेंज रूम है, ड्रेस जाना है, ड्रेसिंग कैसे करनी है, एंट्री से लेके एग्जिट तक जो भी उसमें स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर दिया होगा वो एसओपी में दिया होगा। ठीक है, एसओपी इज अ बैकबोन ऑफ फार्मा इंडस्ट्री। सही कह रहा है, क्योंकि कुछ भी प्रोसीजर हम फॉलो कर रहे हैं तो वो किसी एसओपी से कर रहे हैं। एसओपी को हम यहाँ पे क्या माने? एज ए तो तो ये बैकबोन होती है फार्मा इंडस्ट्री के लिए। एसओपी इज अ पार्ट ऑफ सीजीएमपी एंड जीटीपी। एसओपी सीजीएमपी और जीटीपी का भी पार्ट होता है। सीजीएमपी करंट गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस एंड जीटीपी गुड डॉक्यूमेंटेशन प्रैक्टिस। अब आगे बोल रहा है कि ये जो एसओपी होती है इंटीग्रल पार्ट ऑफ ए सक्सेसफुल क्वालिटी सिस्टम, क्योंकि ये इंडिविजुअल बंदे को ये बताती है कि हमें अपनी जॉब प्रॉपर तरीके से कैसे करना है अपनी जॉब को। ये सारी इंफॉर्मेशन एसओपी हमें प्रोवाइड करवाता है एंड फैसिलिटेट कंसिस्टेंसी इन द क्वालिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ ए प्रोडक्ट और एंड रिजल्ट। और आगे ये मैंने वो डिपार्टमेंट दिए हुए हैं जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर डिपार्टमेंट आते हैं। जो भी डिपार्टमेंट होंगे उनसे के पहले हम उस डिपार्टमेंट का काम हमें कैसे करना होगा, उसके लिए भी हमारे लिए हर डिपार्टमेंट के लिए एसओपी बनी होती है कि हमें कैसे रूटीन एक्टिविटी को परफॉर्म करना है, जो कि मैंने अभी आपको ऊपर बताया कि एसओपी क्या होती है, रूटीन एक्टिविटी कैसे परफॉर्म करना है। तो जो भी डिपार्टमेंट होंगे जैसे क्यूए, क्यूसी, प्रोडक्शन, मेंटेनेंस, यूटिलिटी, इंजीनियरिंग, वेयरहाउस एंड ह्यूमन रिसोर्स, और इसके अलावा और भी डिपार्टमेंट हैं, अगर जैसे आर&डी हो गया, एफ&डी हो गया, तो सबके लिए एसओपी प्रिपेयर होती है पहले। आगे है बेनिफिट्स। बेनिफिट्स, अगर हम एसओपी बना रहे हैं तो उसके लिए हमें उसका क्या क्या बेनिफिट होता है एसओपी बनाने का। फर्स्ट है द डेवलपमेंट एंड यूज ऑफ एसओपी मिनिमाइज वेरिएशन एंड प्रमोट क्वालिटी। अगर हम एसओपी को फॉलो कर रहे हैं कि किस किस तरीके से हमें अपनी डेली एक्टिविटी करनी है, कुछ भी काम करना है, तो उस प्रोसीजर को हम फॉलो करेंगे तो इससे हमारा क्या होगा, वेरिएशन मिनिमाइज होंगे और साथ साथ प्रोडक्ट की क्वालिटी में भी इम्प्रूव होगा और प्रोडक्ट की क्वालिटी भी प्रमोट होगी। Second one is SOP can indicate compliance with organizational and government requirement. अगर हम SOP को फॉलो कर रहे हैं तो उसके साथ साथ जो भी रिक्वायरमेंट होती है ऑर्गेनाइजेशन की, गवर्नमेंट की, उसको हम फुलफिल कर पाएंगे अगर हम SOP को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, थर्ड वन है SOP कैन बी यूज्ड एज ए पार्ट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग एंड प्रोग्राम। अगर हमारे पास एसओपी है, हमने एसओपी बना रखी है, तो कोई भी नया बंदा है उसको कुछ भी नहीं पता है कि हमें कैसे कैसे काम एक्टिविटी करनी है, कैसे भी काम करना है, तो हम वहाँ पे एसओपी के थ्रू ट्रेनिंग भी दे सकते हैं उस जो भी नया एम्प्लॉय हमारी कंपनी में आया हुआ है। तो हम इसे यूज कर सकते हैं
as a part of personal training program. Fourth one is SOP are frequently used as a checklist by inspector when auditing procedure. जब ऑडिट हो रही है तो हम उस टाइम SOP को एज ए चेकलिस्ट भी यूज कर सकते हैं. SOP are reduced work effort along with improved compatibility and credibility. नेक्स्ट है राइटिंग स्टाइल फॉर एसओपी प्रिपरेशन. अगर हम एसओपी बना रहे हैं तो उसके लिए क्या राइटिंग स्टाइल होनी चाहिए. फर्स्ट है एसओपी शुड बी रिटन इन कंसाइज स्टेप बाय स्टेप एंड इजी टू रीड फॉर्मेट. एसओपी को हमें कंसाइज स्टेप बाय स्टेप एंड इजी टू रीड फॉर्मेट बनाना चाहिए या लिखना चाहिए. द इंफॉर्मेशन प्रेजेंटेड शुड बी अनएम्बिगुअस एंड नॉट ओवरली कॉम्प्लिकेटेड. जो भी हम एसओपी बना रहे हैं वो अनएम्बिगुअस होना चाहिए, मतलब कि स्पष्ट होना चाहिए और कॉम्प्लिकेट नहीं होना चाहिए कि हमें समझ ही नहीं आ रहा है लिखा हुआ क्या है. और जो भी टेंस है एक्टिव वॉइस एंड प्रेजेंट वर्ब ही हमें यूज करनी चाहिए एसओपी बनाने के लिए. और डॉक्यूमेंट वर्डी नहीं होना चाहिए, रिडंडेंट नहीं होना चाहिए और लेंथी नहीं होना चाहिए, ताकि हम जो चीज ढूंढ रहे हैं हमें वो ही चीज नहीं मिल रही है 10-15 मिनट तक, तो उस चीज को बनाने के लिए का क्या फायदा. तो नॉट बी वर्डी, रिडंडेंट और लेंथी नहीं होना चाहिए, उसको सिंपल एंड शॉर्ट बनाना चाहिए. नेक्स्ट है इंफॉर्मेशन शुड बी कन्वेड क्लियरली एंड एक्सप्लिसिटली टू रिमूव एनी डाउट एज टू व्हाट इज रिक्वायर्ड. और जो भी इंफॉर्मेशन है उसमें उसको क्लियर रूप से उसमें लिखना चाहिए, उसमें कुछ भी डाउट नहीं होना चाहिए. जो भी हम चीज उसमें ढूंढ रहे हैं वो हमें इजी तरीके से मिल जानी चाहिए. Also use a flowchart to illustrate the process being described. अगर हम flowchart का यूज करेंगे तो सामने वाले को अच्छी तरीके से समझ आ जाएगा. और यू टर्म का यूज नहीं करना चाहिए बट इम्प्लाइड. जैसे कि एग्जाम्पल है, डिफरेंस दिया हुआ है मैंने इसमें कि यहाँ पे लिखा हुआ है ना यू टर्म यूज नहीं करना चाहिए. फर्स्ट है यू शुड कीप डेडिकेटेड टूल बॉक्स इन ईच एरिया फॉर मेंटेनेंस एक्टिविटी. अब यहाँ पे क्या होगा, यू टर्म का यूज हो गया. ठीक है. अब सेकेंड वन ऐसे ही है, मतलब कि एसओपी में हमें डायरेक्ट जो काम करना है वो चीज हमें डालनी चाहिए. अब सेकेंड है कीप द डेडिकेटेड टूल बॉक्स इन ईच एरिया फॉर मेंटेनेंस एक्टिविटीज. हमें डायरेक्ट इंफॉर्मेशन देनी चाहिए. यू टर्म का यहाँ पे यूज नहीं हो रहा, तो यहाँ पे करेक्ट सेंटेंस बन गया सेकेंड वाला. नेक्स्ट है एसओपी शुड बी रिटन विथ सफिशिएंट डिटेल विथ अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग. नेक्स्ट है फॉलो द स्टाइल गाइड यूज्ड बाय योर ऑर्गेनाइजेशन फ्रंट एंड मार्जिन. जो भी आपका ऑर्गेनाइजेशन चाह रहा है कि जैसे जैसे आपका फॉन्ट साइज कितना होना चाहिए, मार्जिन कैसा होना चाहिए, वो वहां पे लिखना चाहिए. वो अपनी अपनी कंपनी की गाइडलाइन होती है. अभी जो भी ऊपर बताया वो तो बताया था कि एसओपी क्या होती है, उसके बेनिफिट्स क्या होते हैं और हम एसओपी को कैसे लिखते हैं. ठीक है, वो अभी चीजें बताई थी. अब यहाँ पे मैंने दिया हुआ है कि एसओपी का एक्चुअल फॉर्मेट कैसे होता है, कि हमें एसओपी कैसे बनानी चाहिए, कैसे बनती है कंपनीज में एसओपी. सबसे पहले है ये हेडर में आ जाता है. जो ये टेबल दी हुई है मैंने, ये हेडर में आ जाता है. उसके बाद सेकेंड आता है बॉडी पार्ट आ जाता है, तीसरा फुटर पार्ट आ जाता है. ठीक है. अब हेडर की बात करें तो हेडर में सबसे पहले ये तो मैंने ऐसा फॉर्मेट दे रखा है कि ये कंटेंट हेडर में आने चाहिए. अब ये नहीं कि हर कंपनीज में सेम ऐसे ही होगा, यहाँ पे कंपनी लोगो ही आएगा, यहाँ पे एसओपी नंबर, इफेक्टिव डेट, सुपरसीड, ऐसे ही सीरियल वाइज नहीं भी हो सकता. वहां पे कंपनी का नेम यहाँ पर भी दे सकते हैं, इफेक्टिव डेट ऊपर भी दे सकते हैं. वो अब जो भी मैंने अभी आपको बताया अपनी अपनी कंपनी की गाइडलाइन होती है. एक फॉर्मेट दिया होता है कि हमें एसओपी कैसे बनानी चाहिए. एक एसओपी बनाई जाती है, एसओपी फॉर एसओपी, तो वो उसमें लिखा होता है, उसके अकॉर्डिंग ही हमें बनानी होती है.
जैसे कि कंटेंट में आ गया हेडर के कंपनी लोगो एंड नेम, डिपार्टमेंट नेम, कौन से डिपार्टमेंट के लिए बनानी है एसओपी, कौन सी एरिया में यूज होगी, और एसओपी, ये तो एसओपी लिखनी पड़ती है यहाँ पर, ठीक है। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर एक हेडर भी आएगा, और एसओपी का नाम क्या है, एसओपी नंबर कितना है, उसका रिवीजन नंबर क्या है, इफेक्टिव डेट क्या है, रिव्यू डेट क्या है, सुपरसीड, पेज नंबर कितना है। और यहाँ पे उस ये है प्रिपेयर्ड बाय, चेक्ड बाय, रिव्यूड बाय, अप्रूव्ड बाय, कि जो एसओपी बना रहा है उसका नाम, डेजिनेशन, साइन एंड डेट, जो चेक करेगा उसका, जो रिव्यू करेगा उसका, और जो अप्रूव करेगा। ये इसमें हेडर में आ जाते हैं। अब जो मैंने अभी आपको बताया यही नीचे मैंने डिटेल्स में दिया हुआ है कि क्या क्या है। जैसे डिपार्टमेंट हमें मेंशन करना होगा कि कौन से डिपार्टमेंट के लिए हमें बनानी है। रिवीजन नंबर ये इंडिकेट करता है कि कितने टाइम हमने एसओपी को रिवाइज कर दिया है, ये यहाँ पे आ जाएगा रिवीजन नंबर। उसके बाद है इफेक्टिव डेट, कि जब एसओपी हमारी अप्रूव्ड हो जाएगी उसके बाद हमें एसओपी को इफेक्टिव करना होता है, इफेक्टिव डेट डालनी होती है। तो ये वो चीज है इफेक्टिव डेट, इम्प्लीमेंटेशन डेट ऑफ द रिस्पेक्टिव एसओपी। रिव्यू डेट, दिस डेट इंडिकेट द रिव्यू पीरियड, और रिव्यू की कब हमने उस एसओपी का रिवीजन लेना है, मतलब रिव्यू करना है उसको, तो यहाँ पे रिव्यू डेट आएगी। अगर हमें उसमें बीच में कुछ भी इम्प्लीमेंटेशन करना है या चेंज करना है तो वो हम उसमें चेंज कंट्रोल के थ्रू उसको चेंज करेंगे। उसके बाद वहां पे जो भी रिव्यू डेट होगी वो वहां पे इफेक्टिव डेट एंड रिव्यू डेट आ जाएगी। सुपरसेट एसओपी नंबर, दिस कीप द प्रीवियस एसओपी नंबर। अब जो ये सुपरसेट एसओपी नंबर दिया हुआ है कि हमारा उससे पहले एसओपी नंबर क्या था वो यहाँ पे एसओपी नंबर आ जाएगी। ये एसओपी मैंने बताया हुआ यहाँ पे सुपरसेट क्या होता है, ठीक है। पेज नंबर, ये पेज नंबर कितने हैं वो एक्स वाई, मतलब एक्स और वाई से वहां पे इंडिकेट कर देंगे। प्रिपेयर्ड बाय द पर्सन राइटिंग द एसओपी पुट हिज हर साइन, चेक्ड बाय, जो भी चेक कर रहा है एसओपी को, रिव्यूड बाय, जो रिव्यू करा, अप्रूव्ड बाय क्यूए हेड, या तो कोई कंपनी में क्यूए हेड अप्रूव्ड करता है, कहीं पे प्लांट हेड करता है, तो वो वहां यहाँ पे आ जाएगा। अब आता है कंटेंट ऑफ एसओपी। एसओपी के क्या क्या कंटेंट होते हैं, ऑब्जेक्टिव या पर्पज, स्कोप, रेफरेंस, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अकाउंटेबिलिटी, प्रोसीजर, फ्रीक्वेंसी, अटैचमेंट, एनेक्चर, डिस्ट्रीब्यूशन, एब्रीविएशन, हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन या रिवीजन हिस्ट्री। ये एसओपी के कंटेंट हैं कि एसओपी के अंदर क्या क्या होता है। फर्स्ट है ऑब्जेक्टिव, एसओपी का ऑब्जेक्टिव, जो भी हमारा एसओपी का ऑब्जेक्टिव या पर्पज होगा वो इम्पेरेटिव फॉर्म में होना चाहिए विथ रीजन फॉर जनरेशन ऑफ द एसओपी, कि हम एसओपी किस चीज के लिए बना रहे हैं वो ऑब्जेक्टिव में आएगा। सेकेंड है स्कोप, जिस भी एरिया में एसओपी यूज होनी है, जो भी लोकेशन में एसओपी यूज होनी है वहां पे लोकेशन का नाम आ जाएगा, उस एरिया का नाम आ जाएगा। रेफरेंस, रेफरेंस में जो भी आप रेफरेंस ले रहे हो, अगर आप इन हाउस बना रहे हो तो यहाँ पे आप इन हाउस लिख लोगे। फोर्थ है रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी में जो भी बंदा पर्सन डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल होगा उसकी यहाँ पे डेजिनेशन लिखी जाएगी। फिफ्थ है अकाउंटेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी में जो भी पर्सन अकाउंटेबल होगा फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्रोसीजर उसकी यहाँ पे डेजिनेशन लिखी जाएगी। सिक्स्थ है प्रोसीजर, प्रोसीजर हमें ब्रीफ में एंड अनएम्बिगुअस सेंटेंस में होना चाहिए प्रोसीजर हमारा, और जो भी स्टेप्स हैं एसओपी के ब्रीफली डिस्क्राइब होना चाहिए, और विथ उसके साथ साथ फ्लो चार्ट भी होना चाहिए। अगर फ्लो चार्ट यूज कर रहे हो तो उससे इजीली आपको समझने में सही रहेगा। और जो भी उसमें प्रिकॉशन होगा या तो ऑल नेसेसरी प्रिकॉशन फॉर ऑपरेशन इक्विपमेंट के लिए वो भी प्रोसीजर का ही पार्ट होगा। सेवंथ है फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी, the frequency will cover the specified period of a procedure like cleaning and calibration। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी लिखी जाएगी अगर
क्लीनिंग होनी है, आपकी कैलिब्रेशन होना है। जैसे कैलिब्रेशन मंथली कैलिब्रेशन होता है कि कब होना है। अगर बैलेंस की कैलिब्रेशन की बात है, मंथली कैलिब्रेशन है, तो यहाँ पे लिखा जाएगा मंथली कैलिब्रेशन। नेक्स्ट है अटैचमेंट। अटैचमेंट में जो भी एसओपी के अंडर हमारी अटैचमेंट है, जैसे फॉर्मेट्स है, एनेक्जर है, जो भी उसमें लगने हैं वो हमारे अटैचमेंट में आ जाएंगे, अगर उसमें अटैचमेंट है तो। अगर उसमें अटैचमेंट नहीं है, उसके अंदर फॉर्मेट नहीं है, तो यहाँ पे नील आ जाएगा। डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट इंडिकेट द नेम ऑफ द डिपार्टमेंट और ऑथराइज्ड पर्सन टू whom the SOP is to be distributed as a control copy। यहाँ पे डिपार्टमेंट का नेम आ जाएगा और ऑथराइज पर्सन का, जिसको हमें एसओपी डिस्ट्रीब्यूट करनी है एज ए कंट्रोल कॉपी। नेक्स्ट है एब्रीवेशन। एब्रीवेशन में जो भी हमारे एब्रीवेशन एसओपी में यूज हो रहे हैं, तो उसकी यहाँ पे पहले तो हम एब्रीवेशन लिखेंगे QA, फिर उसकी फुल फॉर्म जरूर लिखेंगे क्वालिटी एश्योरेंस अलोंग विथ इट्स एक्सपेंशन। नेक्स्ट है हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन या रिवीजन हिस्ट्री। द हिस्ट्री ऑफ एसओपी शैल बी डिफाइन एज ए न्यू एसओपी और रिवाइज एसओपी। अगर आप नई एसओपी बना रहे हो तो आप हिस्ट्री में क्या लिखोगे, न्यू एसओपी। अगर आप उस एसओपी को रिवाइज कर रहे हो एज ए चेंज कंट्रोल के थ्रू, तो वहां पे चेंज कंट्रोल का नंबर आएगा आपका, और आप उसको क्यों रिवाइज कर रहे हो वो आपकी हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन में आ जाएगी। या आप फिर हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन लिख सकते हो या तो रिवीजन हिस्ट्री। लास्ट बात आती है फुटर की। फुटर कंसिस्ट द फॉर्मेट नंबर। जो हमारी एसओपी होती है उसके नीचे फॉर्मेट नंबर दिया जाता है कि ये एसओपी का फॉर्मेट नंबर क्या है। हर एक एसओपी का फॉर्मेट नंबर होता है और हर एक फॉर्मेट या जो भी अनेक्जर अटैचमेंट है उसका फॉर्मेट नंबर दिया जाता है। अब आते हैं क्वेश्चंस पे कि एसओपी से रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मेन क्वेश्चन कौन से पूछे जाते हैं एसओपी से। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एसओपी। ये डेफिनेशन मैंने आपको ऊपर भी दी हुई है कि एसओपी क्या होता है, और यहाँ पे मैंने कुछ मॉडिफिकेशन किया हुआ है कि एसओपी क्या होती है, ये सिंपल तरीके से। These are guidelines which describe how the activity to be performed, कि कोई कुछ भी एक्टिविटी को कैसे परफॉर्म करना है। To achieve uniformity to result by each individual, it is mandatory to follow these guidelines. SOP is a like a tell and show concept। कि SOP क्या है, SOP टेल एंड शो कॉन्सेप्ट की तरह है। ठीक है, टेल मीन्स कि हमें एक्टिविटी को कैसे कैरिड करना है। ठीक है, शो मीन्स टू प्रोवाइड द डॉक्यूमेंटेड प्रूफ फॉर द एक्टिविटी कैरिड आउट। कोई भी हम एक्टिविटी करते हैं उसको हम डॉक्यूमेंट करते हैं, तो ये प्रोवाइड करती है डॉक्यूमेंट प्रूफ। सेकेंड क्वेश्चन है व्हाट आर दी कंटेंट ऑफ द एसओपी। एसओपी के क्या क्या कंटेंट होते हैं ये भी पूछा जाता है, बहुत बार पूछा जाता है। तो एसओपी के मेनली 3 पार्ट्स होते हैं, मैंने पहले भी बताया था। कंटेंट ऑफ हेडर, कंटेंट ऑफ एसओपी बॉडी पार्ट एंड कंटेंट ऑफ फुटर। अभी देखते हैं कि कंटेंट ऑफ हेडर में क्या आता है, एसओपी बॉडी में क्या आता है, एंड कंटेंट ऑफ फुटर में आता है क्या आता है। फर्स्ट है कंटेंट ऑफ हेडर जो ऊपर डिस्क्राइब किया हुआ था, एंड सेकेंड है कंटेंट ऑफ एसओपी बॉडी। थर्ड वन है, इसके अंदर यही आते हैं ऑब्जेक्टिव स्कोप जो भी अभी बताया था, 11 पॉइंट है। और थर्ड वन है कंटेंट ऑफ फुटर। फुटर के भी कंटेंट होते हैं, जैसे कि हमारा कौन से फॉर्मेट नंबर से लिया है उसके नीचे फॉर्मेट नंबर डाला जाता है। ये और रिस्पॉन्सिबिलिटी है पूरा। अकाउंटेबिलिटी में क्या होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी में क्या होता है, ये क्वेश्चन हमारे एसओपी से रिलेटेड पूछे जाते हैं। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो गाइस प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।